नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजयरथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे रस सूत्र के बारे में, जिसमें हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। आज हम देखेंगे जो है हमारे भट्ट नायक का भुक्तिवाद सिद्धांत। पीछे हम दो सिद्धांत देख चुके हैं, जिनमें से हमने देखा था जो है भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, और आचार्य शंकुक का हमने देखा था अनुमितिवाद या अनुमान हमने देखा था, जिसमें चित्र तुरंग न्याय की हमने आपसे चर्चा की, और वो घड़ा और कुम्हार को उदाहरण स्वरूप में हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो उम्मीद करते हैं वो दोनों सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बढ़ते हैं आज अपने अगले टॉपिक की ओर। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? आज का हम देखेंगे हमारे भट्ट नायक का भुक्तिवाद सिद्धांत, जो कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, आपके टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि हमारे भट्ट नायक का क्या कहना है। तो हमारे जो क्या कहते हैं भरत मुनि का कहना था, अरे वो भट्ट लोल्लट का क्या मानना था? उत्पत्तिवाद, रस की उत्पत्ति होती है। फिर हमारे जो है ये आचार्य शंकुक आते हैं, उनका मानना था कि रस की उत्पत्ति नहीं होती है, रस का हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भट्ट लोल्लट ने कहा कि भाई उत्पाद्य उत्पादक संबंध है, और उत्पाद्य उत्पादक का इन्होंने खंडन किया था। इस पे काफी डिटेल्स हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, पिछली वाली वीडियो पे आप जाए और वहां जरूर देखें। तो उसी की कड़ी में हम आज बढ़ेंगे आगे। देखते हैं कि इन्होंने जो है अनुमान का भी और अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है, उसका भी इन्होंने खंडन कर दिया है यहीं पे। खैर, अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद के बारे में हम इन्हीं के जस्ट बात देखेंगे। तो बढ़ेंगे आज रस निष्पत्ति के हम अगले जो है क्या कहते हैं आचार्य की तरफ। हमारे आचार्य कौन है? भट्ट नायक है। सिद्धांत क्या है इनका? भुक्तिवाद है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात किया। इस चीज को हम पहले भी देख चुके हैं, जहां हमने रस निष्पत्ति की आपसे चर्चा की थी। तो जब रस निष्पत्ति आपको बता रहे थे, तो उसी के जस्ट बाद हमने नोट के माध्यम से शायद आपको लिखाया है, या कहीं ना कहीं लिखाया जरूर हूं, कि क्या कहते हैं कि भट्ट नायक ही सर्वप्रथम अच्छा, जब हम साधारणीकरण देख रहे थे, साधारणीकरण है क्या, तो वहीं हमने देखा था साधारणीकरण का सूत्रपात किया। साधारणीकरण तो हम देख ही चुके यार, हमें लगा कि भी साधारणीकरण विशेष बचा है ना। तो यूजीसी नेट यूनिट 3 के अंतर्गत काफी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में आपका अलंकार बचा है और काव्य शक्ति, शब्द शक्ति बची है, यही शेष है। बाकी संप्रदाय 3-4 हैं, वो जल्द ही कंप्लीट कर देंगे उसे भी, और बढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र की ओर। तो बहुत स्पीड में तो नहीं चलेंगे, थोड़ा स्लो में चलेंगे, व्यवस्थित चलेंगे, और भरोसा रखिए मैटर आपको कंप्लीट दूंगा, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात किया। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से मानते हुए कहा कि भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ किससे माना है? भुक्ति से लगाया है। और क्या कह रहे हैं कि रस की ना उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति का इन्होंने खंडन किया, ना अनुमति होती है, मतलब ना अनुमान लगा सकते हैं, और ना अभिव्यक्ति होती है, ना हम रस की अभिव्यक्ति मान सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, प्रकट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सिर्फ मानना है कि रस की भुक्ति होती है। ठीक, अब भुक्ति शब्द क्या है, इसको हम जस्ट इन्हीं के जो परिभाषा के बाद आगे हम थोड़ा डिटेल से चर्चा आपसे करेंगे और बढ़ेंगे हम आगे इसी के साथ। अच्छा, एक शब्द और, ये जो साधारणीकरण है, इसका हमने आपको अर्थ बता दिया था पहले ही। खैर, यहाँ जब इसकी चर्चा हो ही गई है, तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, इससे अवगत करा देते हैं कि साधारणीकरण है क्या। साधारणीकरण करते हैं कि जब कोई विशेष भाव, जब वो सामान्य रूप में होकर जन सामान्य में सेम उसी प्रकार से फैल जाए जैसे कि वह विशेष व्यक्ति के लिए थे, यानी सब में कोई भाव जब समान रूप से बंट जाए, हर किसी को वही फीलिंग दे जो हमारे लेखक ने अपने भावों को फील करके लिखा था, तो ये कहते हैं कि आप रस का साधारणीकरण हो गया। अगर परिभाषा रूप में देखें तो इसे कहेंगे कोई भी भाव जब किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा न रहकर मुक्त होकर सामान्य जन में फैल जाए, या आप उसे कह सकते हैं कि मुक्त होकर सामान्य हो जाए, या अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाए। जब उसमें अपना और परायापन की जो भावना है वो मुक्त हो जाए, सबके लिए सेम हो जाए, सबका दुख सबके लिए सेम हो जाए, है ना, यानी किसी और का दुख भी तुम्हें भी दुखी प्रदान करे, तो ये चीज क्या है? साधारणीकरण होता है। खैर, ये साधारणीकरण की क्लास में जाइएगा, वहां आपको ज्यादा डिटेल से जो है समझाया गया है। तो रस की ना उत्पत्ति होती है, ना अनुमति होती है, और ना अभिव्यक्ति होती है, बल्कि इसकी क्या होती है? भुक्ति होती है। ये कौन कह रहा है? हमारे भट्ट नायक कह रहे हैं। इसके साथ इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, काव्य को व्यापार मानते हुए रस निष्पत्ति के 3 व्यापारों की कल्पना की है। काव्य को व्यापार किसने माना है? क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है, ध्यान दीजिएगा कि काव्य को व्यापार मानते हुए रस निष्पत्ति के 3 व्यापारों की कल्पना किसने की? तो सीधी सी बात भट्ट नायक ने की। 3 कल्पना कौन कौन सी है? भट्ट नायक, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभी अभिधा क्या है, ये भावकत्व क्या है, ये भोजकत्व क्या है, इसको हम देखेंगे आगे थोड़ा डिटेल से। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसे नोट कर चुके होंगे।
और नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा और हम बढ़ेंगे अब आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिधा क्या है। अभिधा हम किसे कहते हैं? अगर यहाँ जो है रस निष्पत्ति के बारे में इसकी चर्चा की जाए, अभिधा क्या है, तो अभिधा वो है जिससे शब्दार्थ का बोध हो। खैर, शब्द सत्य के बारे में जब हम देखेंगे तो वहाँ अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है, शब्दार्थ क्या है, जहाँ शब्द और अर्थ का सामान्य रूप से हमें जो है सामान्य रूप से अर्थ प्रकट हो जाए। कोई भी आप कविता पढ़ रहे हैं, कोई भी आप जो है पद पढ़ रहे हैं, तो वो जब अपना सामान्य अर्थ व्यक्त करे तो वो हो जाता है अभिधा। और जब कोई सामान्य अर्थ न व्यक्त कर कोई अन्य भाव व्यक्त करे, जब अभिधा में बाधा हो, सीधी सी बात है, सामान्य अर्थ न प्रकट होकर कोई और अर्थ प्रकट हो जाए तो वहां आप कहेंगे लक्षणा। और जब जो है अभिधा और लक्षणा दोनों में बाधा आ जाए, एक अन्य अर्थ तीसरा अर्थ प्रकट होता है, तब वहां हम क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं। और इसकी चर्चा हम काफी डिटेल्स देखेंगे शब्द शक्ति के चैप्टर में। बहुत ही जो है अच्छी क्लास और आपको पसंद आएगी, पूरी उम्मीद करता हूं। खैर, बढ़ूंगा मैं आगे। अभी के लिए आप यहाँ इतना ही देखिएगा। नंबर 1 अभिधा, उसी के आगे आप नोट करेंगे अभिधा है क्या, क्योंकि इन्होंने 3 व्यापार माने हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। खैर, अभिधा का ये जो प्रसंग आया था, इससे अभिधा व्यंजना और व्यंजना भी, लक्षणा और व्यंजना की चर्चा भी थोड़ी सी आपके लिए कर दिया हूं। तो आप लिखेंगे जिससे शब्दार्थ का बोध होता है। क्या होता है? जिससे शब्दार्थ का बोध होता है, जिससे शब्दार्थ का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। बस इसके बाद हम देखेंगे अलंकार, और अलंकार के बाद आपको लेके चलेंगे हम शब्द शक्ति की तरफ। नंबर 2 हम देखेंगे भावकत्व क्या है। भावकत्व, यही था ना, अभिधा था, भावकत्व था और भोजकत्व था। तो जिससे भाव का साधारणीकरण हो जाए वही भावकत्व है। जिससे भाव का साधारणीकरण हो जाए, जिससे भाव, अच्छा कौन से भाव का? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये जो हमारे चारों भाव हैं, इनका अगर आपको ज्यादा डिटेल से देखना है तो आप नोट करेंगे ब्रैकेट के अंतर्गत विभाव लिखेंगे, अनुभाव लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप संचारी भाव, और इसके बाद आप लिखेंगे क्या कहते हैं, स्थायी भाव। ये ही हैं आपके चारों भाव, ये आप ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, जिससे कि अगर बाद में भी कभी आप पढ़ें तो याद हो जाए। खैर, हमने शॉर्ट में लिख दिया है और आप पूरा डिटेल से लिखेंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो जिससे भाव का साधारणीकरण हो जाए, या जिससे भाव का साधारणीकरण होता है, जिससे भाव का साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिससे भाव का साधारणीकरण होता है वो क्या है? भावकत्व है। खैर, साधारणीकरण क्या है इसकी चर्चा हम कर दिए। जब कोई भाव व्यक्ति विशेष से बना न रहकर सामान्य जनमानस में सेम उसी प्रकार से प्रसारित हो जाए, अपने परायपन की भावना से मुक्त हो जाए, तो वही है साधारणीकरण। ठीक है, तो इसमें और कुछ बताना नहीं है, आगे हम देखेंगे। नंबर 3 क्या था? अभिधा हो गया, भावकत्व हो गया और भोजकत्व। हम चर्चा कर रहे हैं भोजकत्व की। भोजकत्व क्या है? साधारणीकरण के बाद, पहले आप नोट करेंगे फिर आप समझेंगे। साधारणीकरण के बाद जब हृदय रजोगुण व तमोगुण से मुक्त हो जाता है, जब, हमेशा री की मात्रा मेरी आदत बन गई है गलत लगाने की भाई, जब ये होगा हृदय, जब हृदय रजोगुण व तमोगुण से मुक्त होकर, जब हृदय रजोगुण व तमोगुण से मुक्त होकर, से आगे क्या है? मुक्त होकर सत्व गुण से भर उठता है, सत्व गुण से भर उठता है, तब वह एक अलौकिक अवस्था में चला जाता है, तब वह
एक अलौकिक अवस्था में चला जाता है। अलौकिक मतलब इस लोक से परे, अलौकिक अवस्था में चला जाता है, चला जाता है, जहां भोजकत्व के द्वारा रस का भोग किया जाता है, जहां भोजकत्व के द्वारा, भोजकत्व के द्वारा रस का भोग किया जाता है, रस का भोग किया जाता है। इसे हम देखेंगे और सरलतम रूप में। ये आपकी परिभाषा हो गई। भोजकत्व क्या है? साधारणीकरण के बाद, जब साधारणीकरण हो जाए, जब भाव का सामान्यीकरण हो जाए, जब भाव व्यक्ति विशेष में बंधा न रहकर अपने परायपन की भावना से मुक्त हो जाए, उसके बाद जब हृदय जो है हमारा किससे, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाए और उसमें सत्व गुण जो है प्रकट हो जाए हृदय में हमारे, तब क्या होता है? वह एक अलौकिक अवस्था में चला जाता है। वह कौन? तब हमारा हृदय क्या होता है? एक अलौकिक अवस्था की प्राप्ति करता है। फिर क्या होता है कि जहां भोजकत्व के द्वारा रस का भोग किया जाता है, भोजक एक तत्व है, भोजक तत्व, भोजकत्व, तो उस तत्व के माध्यम से क्या होता है? हम रस का भोग करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब साधारणीकरण हो जाता है रस का, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों जो है अदृश्य हो जाते हैं और सत्व गुण जब उत्पन्न होता है, तब हम एक अलौकिक अवस्था में चले जाते हैं। और उस अलौकिक अवस्था में जाने के बाद क्या होता है? हमारा जो भोजकत्व है, यानी भोजक जो तत्व है, वो क्या करता है कि हमारे हृदय को एक जो है रस का भोग, भोजकत्व द्वारा क्या होता है? रस का भोग किया जाता है, यानी रस का रसपान करता है। ठीक, तो देखेंगे थोड़ा सा इसे सरलतम रूप में और बढ़ेंगे हम आगे। लिखेंगे आप या, और एक परिभाषा और नोट करेंगे अपनी भाषा में। ये तो हुई आपकी थोड़ी सी किताबी भाषा। भोजकत्व के अंतर्गत दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, नोट करेंगे आप या, और उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अनुकार्य की स्थायी चित्तवृत्तियों, अनुकार्य क्या है? कई बार चर्चा कर चुका हूं। अनुकार्य जिसका अनुकरण किया जा रहा हो, अनुकार्य की यानी वास्तविक राम, अनुकार्य की अस्थायी चित्तवृत्तियों, स्थायी चित्तवृत्तियों, स्थायी चित्तवृत्तियों। अच्छा, ये क्या है अस्थायी चित्तवृत्तियां? यानी जो रति आदि जो हमारे अस्थायी भाव हैं, जो हमारे हृदय के अस्थायी भाव हैं, वो सारी चीजें। ठीक, तो अनुकार्य की जो स्थायी चित्तवृत्तियां यानी स्थायी भाव जो उसके हृदय में विद्यमान रहते थे, जब साधारणीकरण होता है, अनुकार्य की स्थायी चित्तवृत्तियों का जब साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण होता है मतलब जब वास्तविक राम आदि की भावनाएं सामान्यतम रूप में सबके हृदय की भावनाएं बन जाती हैं, उनका सुख दुख जब सबका सुख दुख बन जाता है, उनका दर्द जब सबका दर्द बन जाता है, ये सेम वही चीज कह रहा है कि अनुकार्य की स्थायी चित्तवृत्तियों का जब साधारणीकरण होता है, तभी वह भावना का विषय बनती है, तभी वह भावना का विषय बनती है। नोट करेंगे पहले पूरा, फिर एक साथ समझेंगे। तभी वह भावना का विषय बनती है, विषय बनती है। आगे लिखेंगे, और तभी सामाजिक को उसका विशेष रूप में, और तभी सामाजिक को, और तभी सामाजिक को उसका विशेष रूप में साक्षात्कार होता है, उसका विशेष रूप में साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है।
जिससे वह उसका भोग करता है, जिससे वह उसका भोग करता है, उसका भोग करता है। इसी रसभोग को ही भट्टनायक ने भोजकत्व व्यापार कहा है। इसी रसभोग को ही, इसी रसभोग को ही भट्टनायक ने क्या कहा है? भोजकत्व व्यापार कहा है। भोजकत्व व्यापार कहा है। क्या कह रहा है? अनुकार्य की स्थायी चित्तवृत्तियों का जब साधारणीकरण होता है, यानी जो वास्तविक राम आदि हैं, जब उनकी भावनाओं का साधारणीकरण हो जाता है, तो जब वह उनकी भावनाओं का साधारणीकरण होता है तो होता क्या है कि वह भावना का विषय बन जाती है। वो क्या होती है? वो भावना का विषय बन जाती है। कब? जब वास्तविक राम, जब जो हमारे वास्तविक राम हैं, इनके हृदय की जो भावनाएं हैं, जब इनका साधारणीकरण होता है तो ये क्या करती है, क्या होती है? इनकी जो भावनाएं थी साधारणीकरण के बाद वो जो है भावना का विषय बनती हैं। किसका विषय बन जाती हैं? भावना का विषय बनती हैं। इसकी विषय भावना का विषय बनती हैं। तो क्या होता है? जब इनकी स्थायी चित्तवृत्तियों का जब साधारणीकरण, जब इनके भाव जब भावना का विषय बन जाए, राम के भाव जब भावना का विषय बन जाए तो सामाजिक को उसका विशेष रूप में साक्षात्कार होता है। तो जो हमारा समाज है उसको विशेष रूप में क्या होता है? इनकी भावनाओं का साक्षात्कार होता है, उनसे उनका संबंध स्थापित होता है, जिससे वह उसका भोग करता है। यानी समाज जो, आगे देख लेंगे। हाँ, बस इतना ही। इसी रसभोग को भट्टनायक ने क्या कहा? भोजकत्व व्यापार कहा है। सामाजिक जो है वो रस का जो है क्या कहते हैं, भोग कब करता है? जब राम आदि की जो भावनाएं हैं उनका जब साधारणीकरण हो जाए और वो भावना के रूप में जन सामान्य में प्रचलित हो जाए, तब क्या होता है? उस रस का सामाजिक जो है, समाज जो है उसे एक्सेप्ट करता है। और उसी को क्या कहा इन्होंने, भट्टनायक ने? भोजकत्व व्यापार कहा है। मूलतः यही है कि जब राम आदि की भावनाओं का साधारणीकरण हो जाए और वो सामाजिक के हृदय में से ठीक उसी प्रकार से जाके समाहित हो जाए, समाज जो है उसे एक्सेप्ट कर सके, यानी साधारण रूप में उसे समझ सके, तो क्या होता है? वही भोजकत्व व्यापार कहलाता है। भोजकत्व क्या है? जो रस को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बढ़ेंगे हम आगे। लिखेंगे आप अन्य तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य, एक हेडिंग डालेंगे भट्टनायक के अंतर्गत, और हम देखेंगे अन्य तथ्य के बारे में। भट्टनायक ने सर्वप्रथम सामाजिक को प्रत्यक्ष भोक्ता माना। भट्टनायक ने सर्वप्रथम सामाजिक को प्रत्यक्ष भोक्ता माना। सामाजिक को प्रत्यक्ष भोक्ता माना। ये अब हम देख रहे हैं वन लाइनर, प्रत्यक्ष भोक्ता माना। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम सामाजिक को प्रत्यक्ष भोक्ता माना। भट्टनायक के अनुसार, आगे देखेंगे हम, भट्टनायक के अनुसार, भट्टनायक के अनुसार क्या है? श्रव्य काव्य में तीनों व्यापार, श्रव्य काव्य में तीनों व्यापार, तीनों व्यापार मतलब जो अभी हमने ऊपर देखा, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ठीक? तो वो तीनों होते हैं। और दृश्य काव्य में दो व्यापार, कामा, दृश्य काव्य में दो व्यापार, दो व्यापार, दो व्यापार कौन कौन से, इसे हम नोट कर लेंगे। अभिधा को जो है छोड़ दीजिएगा, जो हमारे भावकत्व और भोजकत्व है वही, भावकत्व कामा भोजकत्व।
अगर आपको और अच्छे से समझने के लिए लिखना है तो ये जहाँ तीनों व्यापार हैं वहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे आप। अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व, वो आपके समझने के लिए। दो व्यापार कौन से? भावकत्व और भोजकत्व होते हैं, होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भट्टनायक से पूर्व आनंदवर्धन ने भट्टनायक से पूर्व आनंदवर्धन ने व्यंजना शक्ति के आधार पर व्यंजना शक्ति के आधार पर व्यंजना शक्ति के आधार पर रस को व्यंग माना है। रस को व्यंग्य माना है। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले हैं कि भट्टनायक से पूर्व किसने व्यंजना शक्ति के आधार पर रस को व्यंग्य माना? तो आनंदवर्धन ने। ठीक, भट्टनायक के अनुसार श्रव्य काव्य में कितने व्यापार जो है उपलब्ध हैं? 3 होते हैं। पूछ लेगा कौन कौन से, या आपसे पूछेगा कि दृश्य काव्य में भट्टनायक के अनुसार 2 व्यापार कौन कौन से होते हैं। दे देगा ऑप्शन आपको, अभिधा, भावकत्व, अभिधा के साथ भोजकत्व, भावकत्व और भोजकत्व, या कोई नहीं। ठीक, तो हो गए 4 ऑप्शन आपके, तो भावकत्व और भोजकत्व। सर्वप्रथम सामाजिक को प्रत्यक्ष भोक्ता किसने माना? भट्टनायक ने माना। खैर, एक और बचा है इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला हम देखेंगे भट्टनायक के मत का खंडन करते हुए। हमें देखना है कि भाई सबने एक दूसरे का मत खंडन किया है, मत का, तभी तो एक नया संप्रदाय खड़ा किया है। नई मान्यता लेके आई ये लोग। संप्रदाय नहीं, इनकी सबकी अलग अलग अपनी मान्यता है ना, इनका अलग अलग सिद्धांत है। तो आगे देखेंगे भट्टनायक के मत का खंडन कैसे हुआ। तो भट्टनायक के मत का खंडन करते हुए भट्टनायक के मत का खंडन करते हुए भट्टनायक के मत का खंडन करते हुए अभिनव गुप्त ने कहा कि अभिनव गुप्त ने कहा कि, क्या कहा अभिनव गुप्त ने? रस भोग का विषय नहीं है। रस भोग का विषय नहीं है। किस प्रकार से खंडन कर रहे हैं? इन्होंने कहा, उन्होंने क्या माना? भुक्तिवाद, यानी रस को क्या बताया? भोग का विषय बताया। और हमारे जो शंकुक थे उन्होंने क्या बताया कि अनुमान से रस की प्राप्ति होती है। इन्होंने क्या कहा? रस को भोग किया जाता है, उसका भोजकत्व व्यापार के माध्यम से हम रस का भोग करते हैं। और उत्पाद्य और उत्पादक संबंध किसने बताया था? गम्य गम्यक संबंध किसने बताया था? वो हमारे जो है भट्टलोलट जो है लेके आए थे। और इसके बाद देखते हैं अभिनव गुप्त क्या कह रहे हैं कि रस भोग का विषय नहीं है, वह पूर्णतया आत्मगत है। वह पूर्णतया आत्मगत है। आत्मगत है। इन्होंने कहा है भैया रस की अभिव्यक्ति होती है। खैर उसमें हम चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं किस प्रकार से ये खंडन कर रहे हैं। वह पूर्णतया क्या है? आत्मगत है। अतः इस लोकोत्तर भोग का अतः इस लोकोत्तर भोग का अतः इस लोकोत्तर भोग का अंतर्भाव ध्वनन व्यापार के ही अंतर्गत हो जाता है। किसके अंतर्गत हो जाता है? ध्वनन व्यापार। ध्वनन व्यापार के ही अंतर्गत हो जाता है। के ही अंतर्गत हो जाता है। ठीक,
इसके लिए अलग से भोजकत्व व्यापार की कल्पना निरर्थक है। इसके लिए अलग से भोजकत्व व्यापार की कल्पना, अलग से भोजकत्व व्यापार की कल्पना निरर्थक है, निरर्थक है। ये है इनके खंडन करने का आधार अभिनवगुप्त के। क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से खंडन कर रहे हैं, रस भोग का विषय नहीं है। सीधी सी बात है, इन्होंने खंडित किया कि आप कह रहे हैं कि भोजकत्व व्यापार के माध्यम से हम रस का क्या करते हैं, भोग कर लेते हैं, ठीक, लेकिन रस भोग का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतया आत्मगत है। ठीक, आत्मगत शब्द की चर्चा हम आगे अभी देखेंगे जब इनकी हम जो है डिटेल्स इनके सिद्धांत के बारे में, अभिनवगुप्त के सिद्धांत को जब हम देखेंगे। अतः इस लोकोत्तर भोग का अंतर्भाव जो होता है वो ध्वनन व्यापार के ही अंतर्गत हो जाता है और इसके लिए अलग से भोजकत्व व्यापार की कल्पना निरर्थक है। इनका मानना है कि जो रस की प्राप्ति हो रही है वो ध्वनन व्यापार के माध्यम से हमारे आत्मगत यानी हमारी आत्मा में आत्महित हो जाता है, समाहित हो जाता है। उसके लिए किसी अलग व्यापार की कल्पना करना या किसी माध्यम की कल्पना करना वो निरर्थक है। खैर, अभिनवगुप्त के सिद्धांत पे जब हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में देखेंगे तो वहां हम इसको डिटेल से देखेंगे, उनकी मान्यता क्या रही है। अभी के लिए आप इतना ही नोट करेंगे किस प्रकार से उन्होंने इनका खंडन किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए जिससे हमें भी अच्छा लगता रहे। और ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में आपको अपने जो है रस निष्पत्ति के लास्ट आचार्य हमारे अभिनवगुप्त के साथ और उनके सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के साथ। इसी के साथ रस की हम करेंगे समाप्ति और बढ़ेंगे अगले टॉपिक अलंकार पर। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।